न्यूज़ चैनल एक बार ग्राउंड रिपोर्ट के साथ टीकरी में यहाँ पे देखोगे आप आंदोलन के 106 दिन और लगातार यहाँ से कुछ साथी इस पड़ाव की एक ताकत हैं जिनके आने से यहाँ काफ़िले जुड़े और यहाँ पे एक सीधा संदेश गया, आप राज अट कीजिए, ये किसान अट है। लेकिन बीच में कहीं ना कहीं राष्ट्रहित खो गया। राष्ट्र का किस में भला था, जो भारतीय माँ का पुत्र कहते थे प्रधान सेवक स्वयं को, और जो इस धरती का अन्नदाता था। अब सवाल है कि राष्ट्र से कौन जुड़ा हुआ है। आइए आपकी मुलाकात करते हैं आज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में विकल्प आचार्य, अमेरिका में जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, जो वहाँ पे क्वालिफाइड थे, अच्छी अर्निंग कर रहे थे, कौन सी पीड़ा पता नहीं इनको खींच लाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 257 करोड़ के जो अवार्ड, खाली 2 डिस्ट्रिक्टों में जो पैसा दिलवाने का काम किया, और जो योजना किसानों का खून पीने के लिए थी, उद्योगपतियों को, बीमार एमएनसी को, इंश्योरेंस कंपनियों को फ़ायदे की थी, उसमें भी पूरे तंत्र और किसानों को एकजुट जागरूकता के साथ एक सफल मॉडल के साथ उन्होंने ये राशि उनको दिलवाई। बाद में भले ही संघ ने, बीजेपी ने उसका अपना प्रचार करके इनको चुनाव में क्षति पहुँचाई। आइए मुलाकात कराते हैं विकल्प आचार्य जी से। विकल्प आचार्य जी, क्या हाल चाल है? बिल्कुल बढ़िया है। जंग का मैदान में फौजी के हाल बढ़िया रहेंगे जब लड़ाई जीती जाएगी। एक तरफ ये राज अठागी और एक तरफ मुद्दे भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं, और जो चीज़ें हो रही हैं उनको जुटलाया जा रहा है। विधानसभा में कहा जा रहा है कहीं लाठीचार्ज नहीं हुआ, और किसानों के मुद्दे पे कहा जा रहा है एमएसपी दी जा रही है, कानूनों में कुछ काला नहीं है। तो मतलब ये जानबूझ के तथ्य से अलग हटके ये सरकार की क्या नीति है? देखिए, 26 जनवरी के बाद ये सब्रों की लड़ाई है। सब्र का मतलब ये देख ला रहे भी किसान में कितना सब्र है, इसका सब्र कद टूटेगा और कद यो वापिस खेतों की तरफ मुड़ेगा। उन मैं यूँ बताना चाहूँ, चाहे हरियाणा विधानसभा वाले हैं, उनका तो मैटर ही नहीं होना था, इस मैटर में डिस्कस ही नहीं करना चाहिए था। हमारी लड़ाई तो सेंट्रल गवर्नमेंट के है कि किसान वो कौम है जो एक फसल ने 6 महीने अडिका, कड़क ने आप 6 महीने अडिका, गंडा बीज दिया तो उन्हें साल अडिका, और भैंस दीना उन्हें 11 महीने अडिका, तो इब्बे तो हमने 3 महीने हुए हैं। और फिर भी हमारी कोई फसल खराब हो जाए ना तो किसान घर नहीं बैठता, अड़कंदा पे लेके चाल पड़ा है, बोले परमात्मा अगली बार देगा। तो इस करके यो आए थे ना, जब तक हम इसने किसान आंदोलन का नाम देश कहते, 26 ना आप भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। लेकिन आज तो यह जन क्रांति बन चुकी है। जन क्रांति का मतलब छोटा से छोटा बालक और बुजुर्ग से बुजुर्ग आदमी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। जहाँ तक नेता शब्द आप यूज ना करो, मैं तो कहूँ इस आंदोलन का नेता हर वो आदमी है जिसके घर तक लाशी का एक गिलास आने लग रहा है ना। ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने उन योगदान को बड़ा माना जो उन्होंने गाँव में दूधिया की एंट्री रोक दी, जो अपने पूरी फल सब्जियों को लेके यहाँ आंदोलन इसीलिए सक्सेस हो पाया। कोई भी क्लास इतने लंबे समय इतने दावे के साथ तभी लड़ सकती है। सेना को लड़ने के लिए भी रसद की आवश्यकता होती है, लेकिन जो अन्न दूध उत्पादक है और जो एक भाई पीछे बैठ के मदद कर रहा है, एक मेरी माँ बहन अपना दूध, अपनी सब्जियाँ वहाँ से पहुँचा रही है, तो लंबी लड़ाई का कोई डर नहीं है किसान को। तो ये किसान का एक थैंकफुलनेस कहो, कृतज्ञता कहो कि ये उनको पहली प्रायोरिटी दे रहे हैं जो आपके टोल पे बैठे हैं या जो टोल के पीछे घर से बैठ के किसानों को रसद दे रहे हैं। बिल्कुल, वो निश्चित तौर पर जब बार बार इसमें बात उठा, वो लीडरशिप की बात हो रहा था। लीडरशिप तो राजनीतिक पार्टियां करे है, भी आंदोलन होया, जेपी आंदोलन होया, चाहे रामदेव का आंदोलन होया, चाहे अन्ना हजारे का आंदोलन होया, उसमें एक फेस था। सिंगल फेस होने के कारण एक फेस तोड़ना बहुत आसान था। मल्टीपल मोर्चे, इसमें कंबाइंड लीडरशिप, बहुत अच्छी बात, कंबाइंड फैसले, किसी भी एक व्यक्ति का फैसला यहाँ नहीं चलता। और जो 40 लोग हैं, कान खजूरे की टांग होगी। हाँ, जो टोटल मिला के हम 100 लोग हैं, उन लोगों को असल में कोई आदमी नाम नहीं गिना सकता, क्योंकि फेस शाइनिंग का नहीं है। हमारा उद्देश्य फेस शाइनिंग का नहीं है। हाँ, कि हमारे तो हर वो आदमी जो जिसकी आत्मा इस आंदोलन के साथ, चाहे वो देश में बैठा है, विदेश में बैठा है, गांव से मदद कर रहा है, वो है। और जो रातों रात सरकारें गिरा देते थे, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, राजस्थान की तोड़ने की कोशिश करी, करोड़ों रुपए में विधायक खरीद लिए जाते थे, जिनकी तिजोरियों के मुंह खुले होते थे। मुझे आज गर्व है भाई, आंदोलन के 106 दिन हो दिए, ना तो कोई किसान बिका, ना कोई किसान नेता बिका, यानी धन का पेट का गया, पेट जीतन ला रहा है। पेट का मतलब जिन्हें पैसे दिए जाए, जुगर गोदी मीडिया है या विधायक खरीदे जाए, उसकी लड़ाई वो हर बार जीतता था, चाहे शाहीन बाग का मामला हो या और कोई जेएनयू के आंदोलन हो। लेकिन इस बार पेट की लड़ाई पेट तो होगी, और पेट रात में भाई बिल्कुल सच्ची हुआ है। उस सच का आगे या सरकार जो है हिम्मत का जवाब ये देंगे, हमारी हिम्मत जवाब कौन देंगे? आपने देखा होगा
ये कहते हैं एमएसपी को कानून का कैसे रूप दिया जा सकता है, जबकि स्पेन में एक कानून बन चुका है, कई देशों में लीगल फॉर्म में है। तो आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनकी स्टडी की है, आपको लगता है कि जितना कृषि पे बजट है 58 लाख करोड़ कितना होता है, और जो मनरेगा जैसी योजनाओं पे 47 लाख करोड़ तक खर्च हो जाते हैं, और जो कृषि प्रोड्यूस पे जो व्यापार है, मंडी है या लास्ट चेन है, उस पे अरबों मिलियन वो ट्रिलियंस का उस पे व्यापार है, तो क्या फाइनेंसिस में कोई प्रॉब्लम है? ये तो 12 बार मीटिंग हुई, उसमें क्लियर कट बताया गया। सरकार ने कहा एमएसपी कानून नहीं बना सकते। मगर क्यों नहीं बना सकते? कानूनी स्वरूप तो हम दे देते हैं, कैसे बनेगा? बोले इससे सरकार को 17 लाख करोड़ रुपया सालाना का नुकसान होता है। तो हमने पूछा मंत्री जी 17 लाख करोड़ की आप खरीद करोगे, उसको घाटा मान रहे हो? बोले हाँ। तो मका गेहूं और धान के साथ साथ इसमें ऐसी फसलें हैं, मूंगफली है, सरसों है और कपास है, जो कि अपनी कीमत से ज़्यादा बिक सकती है। और ऐसी कोई फसल भी नहीं है कि अगर आप किसान से 1950 गेहूँ खरीदोगे तो वो 1200-1300 में आप प्राइवेटों को बेच देते हो, खराब होने के बावजूद। टोटल मिला के आपका साल का 4 लाख करोड़ का नुकसान होता है। बिल्कुल हम एवरेज उनको सारा रिजल्ट निकाल के दे दिया। और आपके पिछले 6 सालों के शासनकाल के दौरान 57 लाख करोड़ के जो फायदे कॉर्पोरेट घरानों को आपने चाहे कॉर्पोरेट टैक्सेस माफ करके पहुंचाए, चाहे उनको भगाने का काम किया, केवल 10 परिवारों के फायदे के लिए। एनपीए जो बोलते हैं, हाँ एनपीए, जिसको उजड़ खाता मारा, तो उजड़ खाते में 2 रुपये नहीं डालते। मारा तो किसान किसी के 2000 की किस्त जमा ना हो ना, बैंक में फोटो लाते हैं, बोले ये डिफॉल्टर है, उसकी इज्जत माटी पानी जमा जलील करते हैं। तो इस करके एमएसपी निश्चित तौर पर, स्पेन ने देखिए कितना समझदार देश है, उसने देखा कि इंडियन फार्मर्स इस मामले में अवेयर हुआ है। मेरा फार्मर, ना तो वहाँ किसान मरे, ना वहाँ किसानों ने धरना दिया, लेकिन वो पढ़े लिखे लोगों का देश है। उसकी सरकार ने मैटर को समझा और तुरंत एमएसपी कानून बनाया। उसी तर्ज पर हम मांग कर रहे हैं ना। ये जो आपने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया कि तुरंत उनकी मांग को माना। जितने भी विकसित देश आपको बता दें, चाइना में किसी टाइम भूखमरी थी, उन्होंने सबसे पहले एग्री को, इकोनॉमी को मजबूत किया, फिर उन्होंने प्रोडक्शन पे, मैन्युफैक्चरिंग पे गए। जो भी विकसित देश है जिन्होंने आधारभूत में कृषि को बना लिया, वो इकोनॉमी आज वर्ल्ड में सिर चढ़ के बोलती है, आज सबसे बड़े वो एक्सपोर्टर हैं। तो यहाँ ज़रूरी है कि किसान, प्रतिनिधि और सरकार बीच बीच में बैठें, क्योंकि भारत एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी बेस्ड देश है। तो जब बैठने के लिए आपने एक युद्ध क्षेत्र दे दिया, पूरा दिल्ली के चारों तरफ 5 लाख आदमी बैठे हैं, और अभी दूसरे एमएसपी के प्रोविजंस पे तो भी बहस आनी बाकी है। जब 3 कानूनों पे आप कोई सहमति नहीं बना पा रहे, तो ये डाउट होता है हमें भी प्रधान से हो कि इसमें राष्ट्रहित कहाँ है। या तो आप इसको इतनी बड़ी लंबी लड़ाई करके किसान और गैर किसान में ध्रुवीकरण कर रहे हो, जैसे कि आपकी राजनीति है। तो आपने विकसित देशों से बहुत बढ़िया सुझाव दिया कि ये विकसित देशों से हमें क्या सीखना नहीं चाहिए। हमें विकसित देशों से क्यों, अपने पुराने इतिहास से सीखना चाहिए। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, जब ना तो जियो का सिम था, ना अपने मारुति बढ़िया करती, ना टाटा बढ़िया करती, ना कोई टेलीविजन बढ़िया करते। सोने की चिड़िया इसलिए था कि भारत का जो एग्रीकल्चर लैंड है और यहाँ के मसाले थे, वो पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध थे। इस देश को मुगलों ने चाहे किसी ने कितनी बार लूटा, ये तुरंत दोबारा हिम्मत कर लेता था, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर सबसे मजबूत थी वर्ल्ड में। हम अमेरिका से बड़ी पावर थी। लेकिन आज़ादी के बाद जब ये कॉरपोरेट घराने 60-70 के दशक में पैदा होने शुरू हुए और इन्होंने इन्हें पैसे का लालच दिया, राजनीति का एक नेक्सिस बना राजनीतिकों का और कॉरपोरेट का, उस नेक्सिस के अंदर धीरे धीरे राजनेता कमजोर होते रहे और कॉरपोरेट मजबूत होते रहे। मैं तो यहाँ तक स्टेटमेंट देता हूँ, 1973 के बाद देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा। फेस बदले गए हैं, लेकिन जो असली निर्णय लिए गए वो कॉरपोरेटों के द्वारा लिए गए। अगर आज आप बजट की आप बात कर रहे हैं खेती के ऊपर, पिछले साल हमने संसद को घेरा था इसी मुद्दे पर कि किसान का बजट के अंदर हिस्सेदारी 2.5% है। वो कहते हैं कि आपका जीडीपी में हिस्सा 12% है, मान लिया। लेकिन जब आप ये मानते हो किसान 60% है, तो निश्चित तौर पर किसान जो है हर एक प्रोडक्ट ज्यादा खरीदेगा, वो सरिया भी ज्यादा खरीदेगा, कपड़ा भी ज्यादा खरीदेगा, नहीं कर पा रहे, रेल में भी ज्यादा चढ़ेगा, बस में, यानी हर एक चीज पे जीएसटी तो लगी हुई है ना। हम सरकार को दे रहे हैं 60%, बजट की हिस्सेदारी 60% किसान के थ्रू जा रही है, और उसमें से वापस पिछले पूरे 73 सालों का रिकॉर्ड है 2.3% से ऊपर किसानों को बजट अलॉट नहीं किया गया। तो कितना एमएसपी देंगे? कि और सेक्टर भी इस पे डिपेंडेंट है, कपड़ा उद्योग, ट्रांसपोर्ट, सारे हैं, एवरीथिंग डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। सबसे बड़े कंज्यूमर हम हैं, इंडस्ट्री हमारे ऊपर डिपेंड है। तो सबसे पहले तो व्यवस्था की यहीं से परिवर्तन की जरूरत है कि आप जिस प्रकार रेल बजट अलग देते हैं, किसानी खेती का बजट अलग से दिया जाए। या ये तो एमएसपी के लिए मना कर रहे हैं। अमेरिका और दूसरे कंट्रीज के अंदर सुनिश्चित आय, जिस प्रकार आपका देश का फौजी है, उसने तनख्वाह क्यों मिला है? वो दिन रात देश की रक्षा करा, ड्यूटी पर खड़ा है। तो
विदेशों में फार्मर्स को भी देश का सेवक माना जाता है, क्योंकि वो अपने पेट भरने के लिए नहीं उपजा रहा। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा कि आंदोलन पवित्र है, लेकिन इसमें बुद्धिजीवी और जो अलग अलग शब्दों की गरिमा दी गई, आंदोलन उसको भी किसानों ने स्वीकार किया चुनौती के रूप में। कल आपने देखा हुआ, कल आप रोहतक में थे कोर्ट में। हाँ जी। एक फौज में जब कोई लड़का गैलेंट्री के लिए लड़ता है तो उसको हम अवार्ड देते हैं, और जब वो फौजी अपने शहीद साथियों के बारे में पूछता है, पुलवामा हमले की जांच क्यों सार्वजनिक नहीं की गई, जब उसके सवाल उभरते हैं तो उसको देशद्रोह में घेरा जाता है। तो आप को लगता है कि सरकार जो पार्लियामेंट में और विधानसभा में रो के नाटक करके करती है, जमीनी हकीकत में 2-2 साल के बच्चों को गिरफ्तार किया देखिए, तो जाता है। 26 जनवरी के बाद गिरफ्तारियां हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिशा रवि और दूसरे मामलों में क्लियर कट कहा कि आप देशद्रोह का इस प्रकार इस्तेमाल मत कीजिए कि कानून व्यवस्था से लोगों का भय और डर के कारण ही तो अपराध नहीं होते, वो भय और डर खत्म हो जाएगा। राष्ट्रद्रोह एक बहुत बड़ा मामला होता है। और जो मामला दीपक फौजीवाड़ा था, उसमें जज ने हाथों हाथ ही कहा कि ये लड़का 15 साल फौज में सर्विस करके आया, जिसमें 12 साल लेह लद्दाख में रहा है। इसने अपना शरीर देश के लिए गड़ा दिया, और आपके अधिकारियों को शर्म नहीं आ रही इस लड़के के ऊपर? आप हीरो है। हाँ, वो देश का रियल हीरो है, जो फौज में और खेत में 2 हीरो बचे हैं। ये फिल्म एरिया तो सारे ड्रामेबाज है। असली हीरो या तो फौज पे खड़ा है या खेत में खड़ा है। तो उस केस को खारिज भी किया, और सरकार चाहे जितने मर्जी तंत्र, जिस दिन हम पहले दिन से आए, जाति धर्म में तोड़ने की कोशिश की गई, इसको एक सूबे का आंदोलन बता के खत्म करने की कोशिश की, लेकिन हम जुड़ते गए। भी तो जबरदस्त टिप्पणी की है वहाँ पे। बिल्कुल जबरदस्त टिप्पणी करके कहा कि आप तो ये मुकदमा खारिज कीजिए, अन्यथा आप पुलिस के ऊपर डीएसपी को बुलाकर तुरंत आप अपने आप के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाइए कि आपने भारत के एक फौजी का अपमान किया। जिन धाराओं को आपका सेक्शन पता नहीं, ये सेक्शन उनको पता ही नहीं, लिख दिए सरकार के कहने से या किसके कहने, ये सेक्शन किस धारा के अंदर लगता है? लेवल के अधिकारी, डीएसपी के लेवल के अधिकारी, उनको पढ़ के सुनाया हमने। तो उसके बाद लगातार फटकार लगाई और हमारे साथी को उससे आरोप मुक्त भी किया, और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जज साहिबा ने। ये है वो सूक्ष्म लेवल पे, जैसे आंदोलन को खाली करने के लिए, तोड़ने के लिए। आपने देखा होगा केदार सिंह, एक फैसला आया था जो आज भी नज़ीर है, जो साइटेड किया जाता है, जिसमें कहा गया कि कॉलोनियल जब ला था देश में, जब अंग्रेज ने यहाँ पे सत्ता करनी थी, तो उस टाइम पे राजद्रोह उनका एक हथियार था। जब गांधी जी पे लगा, पटेल पे लगा, और लोकतंत्र में अगर उसी अंग्रेज वाले हथियार से, दमनकारी हथियार से आप लोकतंत्र व्यवस्था चलाना चाहते हैं, तो वो लोकतंत्र का अपमान भी है, आपकी नैतिक तौर पे हार भी है। तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, कल अविश्वास प्रस्ताव का दौर था विधानसभा में, पंजाब की राजनीति वहाँ फॉलो करती है आंदोलन को। क्या ये लगा नहीं कि अभी संख्या का ना हो के कल विधानसभा का डेक हिला है, बिल्कुल धरातल हिला बुरी तरह से। जो किसान के पक्ष में, उन्होंने चाहे किसान के विरोध में वोट किया हो, लेकिन वो उन्होंने भी ये कहा कि हमें लोहे के हेलमेट चाहिए, हम लोगों में जाने के लायक नहीं रहे। भले ही मजबूरी दिखा के उन्होंने वोट उधर कर दिया, लेकिन हृदय और जो बॉडी लैंग्वेज थी वो सब किसानों के पक्ष में थी। देखिए, डेफिनेटली कल एक राजनीतिक ड्रामा था, सोची समझी, ये नहीं है कि वो लाइव चल रहा था। वो सारी साजिशें पहले पूरी तरह से किसान आंदोलन को, तो था वहाँ। हाँ, रिफ्लेक्शन था। किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए, सरकार को मजबूत दिखाने के लिए कल ये सारा ड्रामा जो है वो विधानसभा के अंदर हुआ। और सबसे बड़ी जीत हम यही मानते हैं। मैं तो हमेशा से कहता हूँ, लोग कहते हैं किसानों को राजनीति में आना चाहिए, राजनीति में जाने का फायदा नहीं है। राजनीतिक लोग जो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि जन का प्रतिनिधि है, उसके प्रति जवाबदेही बढ़ानी चाहिए, और वो जब बढ़ेगी जब इस प्रकार के आंदोलन होंगे। कहाँ तो पहले नेता, एमएलए और सीएम ये पूछते थे किस गांव में रैली करें, लोग अधिक से अधिक आएंगे। इवन्यू पूछा, बताए दे कौन सी गली खाली है, कौन सी सड़क खाली है, जितना आदमी नहीं हम और तट्टे पजावा। तो यो जनता का दबाव है, जनता का प्रेशर है। इस प्रेशर के अंदर वो नकली हंसी जरूर हंस रहे हैं। हम तो 3 महीने तो चैलेंज कर रखे भाई, कर लियो कितने प्रोग्राम। आपकी स्थिति बहुत ठीक है, आप अपने मन की बात बोल पाते हैं, नेतृत्व भी कर रहे हैं, अपने जीवन का उद्देश्य आप सही लगा रहे हो। बबली जिस तरह कह रहे थे कि मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूं, उनको कहा कि आपका नाम ही सजेस्ट नहीं किया गया है। जिन पे विप लगा के जबानें बंद की जाती है, जिनको बोलने की आज़ादी नहीं, जिनको वोट देने की आज़ादी नहीं, यहाँ के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड करके, एक यहाँ पे हमारे किसान हितैषी होते थे बलराज कुंडू, उन्होंने जहाँ वोट तो किया किसान के नाम पे, उन्होंने कहा कि मोदी की विचारधारा का मैं सबसे बड़ा समर्थक हूँ। उसी विचारधारा ने 3 कानून दिए। तो क्या मतलब ये आदमी, ये दोहरा जो मापदंड रखे हुए हैं निर्दलीय और जेजेपी वाले, ये किसान इससे क्या अर्थ लगाए?
देखिए शमशेर जी, मैं तो इनका नाम लेना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि जो व्यक्ति राजनीति में गया वो जात का नहीं, वो धर्म का नहीं, वो परिवार का नहीं, वो सारा सिस्टम बेच के जाता है। हमें उनसे शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो अपना ईमान धर्म बेच के ही राजनीति में जाएगा। किसान उससे कोई उम्मीद ना करे। किसान अपनी लड़ाई देखिए बिना किसी राजनीतिक पार्टी के लड़ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ी जनक्रांति यहाँ पर चल रही है। तो उन लोगों का तो ड्रामा है। बबली तो आज थोड़ी बोलने लग गया था, 1 साल तक बोलने लग रहा है, बोला मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं या छोड़ दूंगा। देना लेना कुछ नहीं, उसका ट्रकों का कारोबार है, हजारों की संख्या में वो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर है भारत का। तो बीजेपी के बिना कुकर चला लेगा। और ये जो आपने राजनीति व्यापार बन गया है, एक बिजनेस शुद्ध, जिसको आप किसान हितैषी बता रहे थे थोड़ी देर पहले, उस किसान हितैषी ने बीजेपी के पिछले 5 साल के शासनकाल में इतना रुपया कमा लिया, इतना वो आज एक कॉर्पोरेट घराने के बराबर बन रहा है, जो एक छोटा जमींदार का बालक। सबसे बड़ी बात है यहाँ सापला में कालीदास एक बाबा का वो आश्रम है। आश्रमों से प्रोपगेंडे चलती हैं, किसकी सरकार बननी, किसको तोड़ना। ये आश्रम जहाँ आस्था का प्रतीक माने जाते हैं, वहाँ संघ का अड्डा बन गया और ये हरियाणा का भाग्य निर्धारित करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य नहीं है क्या? ये आंदोलन जिस संतों को आज लीड करना चाहिए, वो संत आज वो इन राजनेताओं के सिपलेसार बने हुए। देखिए पुराने समय में भी जो राजा महाराजाओं का राज होता था, उसको एक तरफ फौज डर से चलाती थी, दूसरी तरफ धर्म का डर डलाकर कुछ पुजारी रखे जाते थे, ऐसा करोगे ऐसा हो जाएगा। वही राज का तरीका आज भी है। आज जो ये बनाए हुए हैं, ये धर्म गुरु बनाए हुए हैं, धर्म सिर्फ डराने का नाम है। असली धर्म इंसानियत है, इंसान के साथ इंसान खड़ा हो। और ये जितने डेरे हैं ये तो अपराध के अड्डे हैं। हम तो पहली बार कहते हैं इनकी जांच बैठा लो, सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। क्या लग रहा है प्रचार साहब आपको, जैसे आपका बताया कि आपने खूबसूरती, आपके मल्टीपल नेता हैं और दिल्ली से और पंजाब हरियाणा इनसे ही बाहर निकल चुके हैं, तो 5 राज्यों में चुनाव को भी चुनौती दे रहे हैं ये। तो इन हालातों में क्या लगता है कि डिप्लोमेटिक हल निकलेगा आंदोलन का, या आंदोलन की पृष्ठभूमि में ये इसका हल निकलेगा? डेफिनेटली डिप्लोमेटिक ही निकलेगा। जब ये इतना बड़ा जनक्रांति होने के बाद मेरे यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज से फोन आते हैं कि अगर हमारे देश में इतना बड़ा आंदोलन होता तो या तो हमारे तैनाशाह देश छोड़ जाते या वो आत्महत्या कर लेते। इंग्लैंड में भी कल पार्लियामेंट में इनका एक प्रस्ताव पास हुआ है, और यूएन के अंदर प्रस्ताव डाला जा रहा है, यूएनओ के अंदर प्रस्ताव किसान आंदोलन के। हाँ जी, तो इस प्रकार ये हम लोग 3 महीने पूर्ण रूप से शांति साधते दे रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था को हमने तंग नहीं किया, किसी लोगों को परेशान नहीं किया। तो इसका मतलब है डिप्लोमेटिक वे से ही होगा। प्रचार तंत्र से कैसे निपटोगे? प्रचार तंत्र से पहले दिन से निपट रहे हैं। मैं तो बता रहा हूँ ना, पेट की लड़ाई पेट के साथ है। वो सूचनाएं तो उन्होंने वो कर दी, सेंसर कर दी। जो आप शहर में बैठे हैं आदमी या जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, भले उस एसेंशियल कमोडिटी से 82 करोड़ में से एक झटके में 12 करोड़ कटौती होगी, पीडीएस सिस्टम खतरे में है, लेकिन वो जो सूचनाएं मिलती हैं टीवी से, वो आधी अधूरी मिलती हैं और वही मिलती हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। इस तंत्र से कैसे आप लड़ोगे? इस तंत्र से हमारी युवा टीम है, बच्चों की टीम है, सोशल मीडिया के जरिए जितने भी साथी हमारे सोशल अकाउंट्स इस्तेमाल करते हैं, आप टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर देखोगे पूरी की पूरी टीम किसान एकता मोर्चा के नाम से एक्टिव है, जो इंडिया के अंदर और बाहर भी इन सभी कानूनों को किस प्रकार ग्राउंड स्तर तक पहुंचाया जाए उसके लिए काम कर रहे हैं। अभी बंगाल हमारी टीम 4 दिन से काम कर रही है। हर एक मजदूर को, किसान को वो समझा रहे हैं भाई आपको क्या नुकसान होगा। ये लोग आपको बहका रहे हैं कि पंजाब हरियाणा से पैसा हम डिसइन्वेस्ट करके और आपके में डाल देंगे, लेकिन हमारी टीम पूरी तरह से जागरूक है। कल हमने एक नारा दिया, पुनिश बीजेपी एंड डिफीट बीजेपी। पनिश किसको किया जाता है? जिसने अपराध किया हो। तो अपराध तो इन्होंने बिना मांगे काले कानून दिए, तो इनको पनिश करना चाहिए। और डिफीट करने के लिए भी, क्योंकि जब इसने हमारी रोजी रोटी खेती है उसके ऊपर अटैक करा है, तो हम भी इनकी रोजी रोटी है वो वोट है उसके ऊपर डेफिनेटली। कानून पे आपने खूब याद दिलाया। अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा कैग, एक बड़ी संस्था महालेखाकार, उन्होंने जो अडानी लॉजिस्टिक को जो कॉन्ट्रैक्ट था, एफसीआई पहले 4000 करोड़ के घाटे में थी, फिर 8000 करोड़ के घाटे में गई। उनको 800 रुपये एडवांस रेंटल पे किया गया, 127 जगह सीलोज खड़े किए गए। कोविड पीरियड में पीपीपी मॉडल में लैंड एक्विजिशन को साइड में फेंक के, जबकि पीपीपी में लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन के लाभ के साथ एक वेल सेटल वो लॉ है देश में, उसको साइड में करके आप पिक एंड चूज करके 15-35 लाख में ज़मीनें लीजिए और सीधा फिर आप पीपी में पास कर दीजिए। तो लैंड एक्विजिशन देश के संविधान ने अपने संविधान के बनाए हुए कानून को साइड में रखा और किसी घरानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जब वो 12 रुपये यूनिट का उसका रखने का खर्चा आता था, वो 24 रुपये में दिया गया और उसमें स्टोरेज सिर्फ 15% तक गई मैक्सिमम। वो सिलोज भी खाली रखे गए। वो सारी रिपोर्ट जो 20 साल का अग्रिम अनुबंध था, जिसमें कांग्रेस के एमएलए भी शामिल थे, वो कैग से रिपोर्ट हटा दी इन्होंने कल बड़ी सफाई से। आप क्लियर कट देखें, इस इतिहास को देखना चाहें कि
1998 में BSNL की क्या स्थिति थी और किस प्रकार से उसको खत्म करने की साजिश करके और आज BSNL का नाम बिल्कुल खत्म कर दिया गया। यही साजिश FCI के साथ हो रही है कि FCI को देश में पूर्ण रूप से घाटे की संस्था बनाकर और इसको खत्म कर दिया जाए। इसके लिए ये नहीं है ये काले कानून 4 जून को आए हैं, इनकी तैयारियां आप CLU देख लीजिए कब की तैयारियां चल रही है और लोगों ने भरोसा गलत कर दिया। 2014 में कहा गुजरात मॉडल, तो हमें गुजरात जाकर देख के आना चाहिए था। गुजरात में अडानी एक छोटा सा व्यापारी हुआ करता था जो कुछ करोड़ों का व्यापारी था, लेकिन मोदी के साथ मिला। आज वो जब 3 बार CM मोदी जी वहां रहे, 80% जमीनें एक्वायर वहां की अडानी के नाम से कर दी गई। अडानी आज टॉप 10 कॉर्पोरेटों के अंदर शामिल हो गया। हाँ, और मुख्य प्रधानमंत्री बनने की भी यही शर्त लगाई गई कि हम आपको जिताएंगे और आप हमें देश बेचोगे, जिस कार्य में मोदी जी बखूबी लगे हुए हैं। ये तो किसान बीच में अड़ गए, नहीं तो शायद आने वाले समय में ऐसा हो सकता था कि तारा बाकी चीज़ें तो खो से ली, इस नाक पर 1 मीटर और लाकर भाई एक भी सांस फालतू ले लिया, उनके 2 रुपये लग गए। आपको नहीं लगता जैसे कुंडू के पहले सवाल लगे थे, 4 MLA विधायकों के भी लगे थे, कृषि मंत्री को रजिस्ट्री कैंसिल करनी पड़ी अपने लड़के की, क्योंकि धनखड़ साहब ने वहाँ पे अभियान चलाया हुआ था जहाँ ज़मीन वापसी के लिए लोग सत्याग्रह चल रहे हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच उठती, विधानसभा का एक पैनल बनता विपक्ष के साथ और सारा रिकॉर्ड तलब होता, वो खेल ना खुल जाए। इसलिए नो कॉन्फिडेंस का एक्सपर्ट बताते हैं खेल खेला गया। बिल्कुल खेल खेला गया, सभी लोग का ध्यान उस तरफ न जाए। सभी लोग इसमें शामिल थे और मुझे शर्म आती है कि विपक्ष के नेता भी हंस रहे हैं, वहाँ चुटकुले सुना रहे हैं। इन्होंने तो सुनाने थे, इन्होंने ईमान धर्म भेज दिया। कल पूरे का पूरा जो ड्रामा चला है, क्योंकि सभी चोर है, सभी की हिस्सेदारी है। कोई भी चोर साझा होगा ना, एकला चोरी कौन करा, मेरा एकला चोरी करेगा तन जेल में एकला गिरेंगे, वो 4 साथ लड़ा ले। तंत्र का यूज करता है कि उनको साथ लड़ा ले, पैसा तो देना पड़ेगा लेकिन फंसन के चांस उसमें घाट हो जाए। तो इस प्रकार यो जो गाड़मेल है ना, यो गाड़मेल एक की चीज है, ना BJP अलग है ना कांग्रेस अलग है। वजह नहीं लगती आपको जो प्रधानमंत्री की जो रीढ़ के हड्डी में सरिया है वो इतना इन्वेस्ट हो चुका है, ये घोटाला ओपन ना हो जाए, क्योंकि व्यापारी और भिखारी का कोई देश नहीं होता। वो अपनी इन्वेस्टमेंट इतनी कर चुका है कि वो प्रधानमंत्री उससे पीछे नहीं हट सकते। बिल्कुल डेफिनेटली प्रधानमंत्री ने तो माना, ये बात संसद के सत्र के अंदर मानी कि मुझे पता है लाखों लोग मुझे गाली निकाल रहे हैं। एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, हिस्टोरिक बयान है। किसी भी देश की संसद में उस देश के प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि मुझे पता है मुझे लाखों लोग गाली निकाल रहे हैं। उस व्यक्ति ने ये बात माना और मैं कानून वापस नहीं ले सकता, ये भी बात ऑन रिकॉर्ड मानी गई। यानी कि मैं कह रहा हूं आप देश के प्रधानमंत्री नहीं हो, आप अंबानी अडानी के दलाल नंबर 1 लिखिए, गृह मंत्री को दलाल नंबर 2 लिखिए, कृषि मंत्री को दलाल, इन पदों के नाम बदल दीजिए। बिचौलिया बन गए। हाँ, ये बिचौलिए हैं, ये खुद कहते हैं हम बिचौलिए हटाना चाहते हैं। हमने 12 बार जो वार्ता करी, हमने कहा कृषि मंत्री को आखिरी बार तोमर साहब तारगिल मारी बनाए को नहीं, बोले बनाए क्यों नहीं, मतलब मोदी की बात कौन मानते, बोले हम मोदी की कुकर कौन माना, मोदी का बिचौलिए हटाड़े बीच में, तो बोले बिल्कुल सही बात, यह फायदे की है। तो बिचौली हो तम क्यों, तम मारते बात करो, वो जवाब अंबानी अडानी दे के आओ, अगली बार फिर आओ, फिर हम नया सवाल पूछ लिया, जवाब लेना उड़ता जाओ। तम बीच में हट जाओ ना, अंबानी अडानी 2 घंटे हमारे सामने बिठा दो, या तो वे देश छोड़ देंगे, नहीं हम दिल्ली छोड़ देंगे। अभी एक RTI लगी थी वहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन पेंडिंग है, 3100 करोड़ रुपया PM केयर फंड के नाम से गया, जिसमें सबसे ज़्यादा रिलायंस का और जिनका आप नाम ले रहे इन लोगों का गया। अब उसको याचिका में कहा गया कि इसको पब्लिक अथॉरिटी घोषित किया जाए, इस पैसे को देश की संपत्ति घोषित किया जाए। लेकिन वहाँ पे सरकार का जवाब है कि ये वॉलंटरी दिया हुआ चंदा है। तो अब विपक्ष का ये आरोप है कि ये अगले चुनाव में अगर कॉर्पोरेट भी मोदी से पीछे हट जाता है तो चुनाव के लिए इन्होंने 3100 करोड़ रुपए का एक ऐसा फंड जुटा लिया है कि दोबारा सत्ता में ये हिले ही ना। देखिए पूरी तैयारी बहुत जबरदस्त की, इसको क्यों कर रहे हो? जो इलेक्ट्रोल चंदा आता था पार्टियों के पास, उसके लिए बैंक बॉन्ड जारी कर दिए गए। अब पहले तो हर एक पार्टी को सभी कॉर्पोरेट्स बराबर चंदा देते थे, अब क्लियर कट हो गया कि अगर आप बैंक बॉन्ड के जरिए किसी पार्टी को पे करोगे तो आपका नाम ओपनली खुल जाएगा। इस करके वो बाकी पार्टियों को फंडिंग सारी बंद हो गई और इनके 800 करोड़ के ऑफिस देश के अंदर इन्होंने बनाए और देश गरीबी की तरफ ये बता रहे हैं कि GDP माइनस में चलेगी 25%। तो निश्चित तौर पर इनकी तैयारी तो आने वाले 100 सालों में लोकतंत्र नाम का शब्द हटाने की थी। ये इतने दावे के साथ ऐसे नहीं कर रहे थे 2030 2035 तक मोदी PM रहेगा, 2050 तक रहेगा। उसका रीजन ये है पूरी तरह से लोकतंत्र को नीचे से खोखला कर दिया गया। तो ये जो बातचीत को होल्ड पे रखा जा रहा है, इसको फायदा मिलेगा, प्रधान सेवक का नुकसान मिलेगा? प्रधान सेवक जी का है ना, जब
माड़ा टाइम आवा है तो सबसे पहले माड़ा टाइम बुद्धि पे बैठे है। जब ये आंदोलन पंजाब में चल रहा था, इन्होंने क्लियर कट मान लिया भी पंजाब तुम्हारे हाथ से गया, 13 सीटें, लेकिन 13 सीटों से बाकी स्टेटों में फायदा होगा। वहां आग लग गई हरियाणा वाली 10 गई। अब राजस्थान के अंदर 75% टोल हमने बंद करवा दिए, 25 जहां की राजस्थान की, मिन्ना और जाल पड़ा तो यूपी और मध्य प्रदेश ने और लेके बैठेंगे। स्लो पॉइजन की तरह फैल रहा है। क्योंकि आज मैं आपको एनआरआई की उदाहरण देता हूं। इस आंदोलन से पहले जितने एनआरआई थे सारे फंडिंग में बीजेपी को कर रहे थे, जितने अपने इंटेलिजेंट लड़के बाहर है। और अभी उन लड़कों की नेगेटिविटी टोटली बीजेपी के प्रति। एक तानाशाह है, इसको दिख नहीं रहा है कि इतने लोग बैठे हैं और इतनी सर्दी और गर्मी के मौसम में। का नाम भी गाड़ी बन गया है, बिल्कुल एक गाड़ी बन गया है। कोई पहले इसके खिलाफ बोलता था उसका गला पड़ते थे, अब इसका कोई पक्ष में बोल दिया उनका गला पड़ जाए। तो ये किसान आंदोलन की बहुत ऑनेस्टली कन्फेशन की बात करूंगा। सीएपी से एक वो है मूल्य निर्धारण आयोग, उसमें हस्ताक्षर होते हैं किसान के भागीदारी के। तो मैं एक सवाल पूछूंगा कि उसमें कुल 50 रुपये लागत बढ़ाई गई, जबकि पेस्टिसाइड बढ़ा, हर चीज़ की कीमत बढ़ी है। तो किसान नेतृत्व जब उसमें सक्रिय भागीदारी न करके उसके नाम का वैक्यूम स्पेस तो नकली किसान नेताओं से भरा गया, तो जो आप जैसे पढ़े लिखे जो युवा किसान हैं इसमें, तो वो आप असफलता नहीं मानते? हम पिछली बार जो कृषि मंत्री थे बिहार से थे, उनसे हमने इस बात पर डिबेट भी करी कि सीएसीपी कैसे मूल्य निर्धारण करता है। एक स्टेट के अंदर जहां पानी नहर का है वहां कॉस्ट कुछ और आएगी, बिजली वाले में कुछ और आएगी। बोले हमने कंप्यूटर में फीड किया हुआ, उस कंप्यूटर से निकाल लेते हैं। मगर जब तक आप कॉपी पेस्ट एसी ऑफिस में बैठ के इस प्रकार से करोगे। कृषि मंत्री से मैंने सवाल भी किया, मगर यूं बता दो जी टिंडा नरमा का लागा है, कणक का लागा है। बोले मुझे क्या पता। तो यही तो हमारे देश की विपदा है कि देश के कृषि मंत्री को ये नहीं पता भी टिंडा नरमा का लागा है, गवार का लागा है। अंतिम सवाल मैं कहूँगा, जिस तरह के नेताओं के वहाँ साइन होते हैं सीपीसी के रजिस्टर पर और कॉपी पेस्ट डाटा निकाल दिया जाता है 10-20 रुपये बढ़ा के, एमएसपी कानून प्रभावित तभी है जब सीएपीसी में वो अपनी सक्रिय भागीदारी करें, उसमें किसानों की भागीदारी और बढ़े और एक्चुअल किसानों की बढ़े। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कहते हो कि 3 तरह के नेता होते हैं, बहुत लोग जानना चाहते हैं कि नेतृत्व पे ही सारा कुछ टिका हुआ है। 3 तरह का कौन सा नेतृत्व होता है किसानों का? किसान नेता पॉजिटिवली 3 प्रकार के। एक किसान नेता तो कॉर्पोरेट और पेस्टिसाइड कंपनियों के द्वारा और ये बीटी वगैरह के इनके द्वारा प्रोवाइडेड होते हैं, उनको फंडिंग, मॉन्सेंटो उनकी फंडिंग होती है। टेलीविजन पर भी वो दिखेंगे आपको लगातार बैठे हुए, और साल में एक बार वो ताजमहल होटल में रुकने आएंगे, जंतर मंतर पर 2 घंटे धरना देके चले जाएंगे। पहली कैटेगरी है सीएपीसी में साइन होते हैं, उन्हीं के सीएसीपी में साइन। किसान नेता ये नंबर 1 टाइप के। इनकी पूरी लाइफ की गारंटी जो है ये कंपनियां ले लेती है कि निश्चित तौर पर आपको इस प्रकार किया जाएगा। दूसरा टाइप का किसान नेता मैं उन्हें अनपढ़ कहूंगा कि वो लड़ाई तो किसानों की लड़ते हैं, लेकिन कभी वो गन्ना मिलों में बिक जाते हैं, कभी कोई बढ़िया बीज के लिए बिक जावा है, या कोई सरकार का प्रलोभन है, बड़ा ड्यूज जहाँ पेंडिंग होता है। हाँ, बड़ा ड्यूज पेंडिंग होता है, वो छोटे प्रलोभनों में अपनी राजनीति को खत्म कर लेते हैं। और तीसरा भाई वो बैठा धनखड़, देखा इनका ना तो चाम बचा है ना इनका बचा है हार्ड। दिन रात किसानों के लिए बिना बुलाए लड़ेंगे, सिर पर कफन बांध हाँ, सिर पर कफन बांध के। हमारे खिलाफ सरकार भी रहेगी जब तक हम जिंदे रहेंगे। और जिनके लिए लड़ रहे हैं, सबसे बड़ा दुख जिनके लिए लड़ रहे हैं उनके लिए इनका मैसेज जाता है। जिनके लिए लड़ रहे हैं वो भी मारते ज्यादा खुश को नहीं, बोले ये बेल हैं जब जाके लड़ने लग रहे। अरे तुम्हारे लिए तो जान अड़ा रखी ना। तेईस करके 3 आंदोलन की ताकत ऐसे ही नेता है। आंदोलन तो जो ग्राउंड पर काम करेगा, ग्राउंड पर जिसने काम किया हुआ है वही तो काम किया हुआ है, लाज की नॉलेज है, पढ़े लिखे हैं और ग्राउंड पर बहुत लंबा संघर्ष किया हुआ है। सेल्फलेस लीडरशिप की जरूरत है। हाँ जी बिल्कुल। एक अंतिम मैं आपसे कहूँगा, आपको एक मुबारकबाद देता हूँ। इंटरनल रिपोर्ट है यहाँ आईबी की, सबसे मजबूत बेड़ा आपके अप्रैल मई में टिकरी बॉर्डर साबित होने वाला है। पक्के निर्माण होने शुरू कर दिए हैं, 20 किलोमीटर पीछे तक इनका किसानों का बढ़ता जा रहा है। हरियाणा बिल्कुल अंगद के पैर की तरह यहाँ खड़ा हो गया है और सौभाग्य है कि आप इसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो क्या संदेश है अपने उन भाइयों के लिए? टिकरी बॉर्डर तो पहले दिन से सबसे मजबूत था, लेकिन यहाँ मीडिया की कवरेज ज्यादा ना होने के कारण सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर रखा गया। लेकिन यहाँ भागीदारी पहले दिन 26 को हमें छोटा भाई कहा गया। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ इस आंदोलन में हरियाणा बड़ा भाई है। हरियाणा की हिस्सेदारी 70% आज के दिन इस आंदोलन के अंदर 70% भागीदारी हरियाणा ले चुके हैं। और आगे भी हरियाणा का तो देखो मुकाबला ही नहीं किया जा सकता कि हर घर से दूध पानी हमने कोई भी टैंकर इनके पंजाब वालों के पंजाब से सप्लाई के लिए नहीं मंगवाए। लगातार 3-4 बॉर्डरों पर सप्लाई फुल अंधाधुंध हरियाणा की है और हरियाणा लड़ाका प्रदेश रहा है। बिल्कुल। क्या संदेश है भाइयों के लिए? सभी साथी इस आंदोलन में मजबूती से जिस भी प्रकार से आप सहयोग कर सकते हैं सहयोग करें। हाँ ठीक है, लावणी का टाइम आ रहा है, लावणी के अंदर भी जो साथी यहाँ है उनको घर ना जाना पड़े तो जो कर हम पुराना टाइम में खेती करा करते सारा काम इकट्ठा
एक जना की फसल काटा करते फिर अगला ही काटा करते, वह पुरानी परंपरा दोबारा ले आओ ताकि आपसी भाईचारा बने। और ना ट्राली ना आदमी ले जाए, अगर कोई 10 आदमी गांव के रुक रहे हैं तो उनकी फसल काट के और मंडी में ले जाने का काम आप सभी युवा साथी करें। हाँ जी धनखड़ साहब, कल तो विधानसभा में फ्लोर हिल गया और जिस तरह से हमें लग रहा है इस हफ्ते बहुत से रिजाइन भी करेंगे, मुक्ति पाएंगे वो विधायक जिनको आगे अपनी राजनीति देखनी है। तो इनका पूरा हरियाणा में कोई कहते एक तरह से कोई आओ भगत करने वाला नहीं, हर जगह पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इसमें आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं, हरियाणा की राजनीति में क्या बदलाव देख रहे हैं? छोटे संदेश में बताइए जो आप देख रहे हैं। जिससे हम कल देख रहे थे, हाँ। सत्ता पक्ष तो देसी भाषा में जो चमोल वो कर रही थी, आज तक तो उछलने लग गया। कहने का मतलब 300 किसानों की शहादत के बाद वो पीड़ा है अभी उसका किसी ने जो नहीं। किसान सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष वाले भी उसी तर्ज पे जो जवाब दे रहे थे, इसमें विधानसभा में जो खेल खेला गया ना, ये हार जो है। और स्टेज से आप लोगों ने बड़ा फैसला किया है कि कोई भी विधायक को किसी भी तरह से हम जब आप एक नो एंट्री, बिल्कुल हम ये खट्टर को हटाने और हुड्डा को बनाने का था। हार हुई है तो विपक्ष की उस नजरिए से हुई है कि कुर्सी के नजरिए से। अगर किसान के नजरिए से अविश्वास प्रस्ताव आता, कोई मजाल है कोई वोट ना दे, लेकिन सारा रणनीति है भी आपके पास। हाँ बिल्कुल है, लेकिन रणनीति है जो जल्दी इस हफ्ते आप में दिखाई देगी। हाँ जी प्रोफेसर साहब, जहाँ लोगों की जमीनें गई हैं, जमीन वापसी के लिए लोगों में क्या जुनून जोश देखा है? वहाँ मीटिंगें हो रही है। देखिए मैं 10 दिन के आसपास फील्ड में था। हाँ, सिलोज खड़े हैं, वहाँ कैसा माहौल देखा? वहाँ माहौल ये देख रखा है कि मैं एक देसी भाषा की बात बताता हूँ। हाँ, देसी की बोलो। जो आज की जो सरकारें हैं और चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वही बात है जैसे भाई साहब बोल के गए, नेताजी बोल के गए हैं कि इस नेता शब्द से घृणा हो चुकी है। खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगे, खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगे और खुद अपने कानून बनाएंगे, खुद अपना राज लेंगे, खुद अपना सिस्टम बनाएंगे। तो जमीनें किसकी रहेंगी आगे? तो अडानी की या किसान की? किसान की रहेंगी। और किसान था एक बहुत बड़ा ऐलान प्रोफेसर साहब ने, जमीनी हकीकत आपको बता दी। किसान मजदूर और उस कमेरे की रहेगी, उस किसान की रहेगी। इस संविधान को दोबारा से पुनः व्याख्या करने के लिए आंदोलन है। किसान और मजदूर 82 करोड़ जो ये वर्ग है, ये तय करेगा राजनीति का अगला भविष्य क्या होगा। आपको ये इंटरव्यू वीडियो जैसे ब्लॉग कैसे लगा, एक सब इसमें कमेंट्स के साथ ज़्यादा से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय किसान।